नमस्कार, मैं अनु पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम सेहत आपकी में। दर्शकों, कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। बात यदि इसके कारणों की करें तो हमारी खराब लाइफस्टाइल, हमारा खराब खान पान और इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। तो दर्शकों, आज का विषय है हमारा कुछ इसी से संबंधित। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय। दर्शकों, हमारा आज का विषय है आंतों का कैंसर। बात यदि आंतों के कैंसर की करें तो आज इससे बहुत सी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को गंभीर समस्या में भी परिवर्तित कर रहा है, उनको डाल रहा है बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या में। तो दर्शकों, हम किसी भी परिस्थिति को तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पर यदि किसी भी गंभीर समस्या या बीमारी के बारे में यदि हमको शुरुआत में ही पता चल जाए तो हम उसकी रोकथाम ज़रूर कर सकते हैं और ऐसी गंभीर समस्याओं से बचे भी रह सकते हैं। तो दर्शकों, इसीलिए आज हम बात करेंगे आंतों के कैंसर के बारे में, और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वासिफ रजा जी, जो कि सीनियर सर्जन हैं और साथ ही आपने आंतों के कैंसर में स्पेशल ट्रीटमेंट में यूके से ट्रेनिंग भी ली है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेहत आपकी में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज का हमारा विषय है आंतों का कैंसर, तो आखिर आंतों का कैंसर है क्या और ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है? देखिए, आंतों का कैंसर कोलन कैंसर होता है जी। और रेक्टम जो हमारा बैक पैसेज होता है वो रेक्टल कैंसर होता है। तो इसको, इस पूरी एंटिटी को हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। जी। तो कैंसर किसी भी प्रकार का कैंसर हो, चाहे वो कोलन कैंसर हो, चाहे वो रेक्टल कैंसर हो, उसमें होता क्या है कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में हमारी, जो कि इकट्ठा हो जाते हैं और एक एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के ट्यूमर में बदल जाता है। जी। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है। जी। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं शुरुआती दौर में, जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये कैंसर आगे बढ़ जाता है, जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो फिर उसके सिम्टम और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, तब हम उसको देखते हैं और लेकिन तब तक देर बहुत हो जाती है। जी बिल्कुल। सर, बात यदि इसके लक्षणों की करें तो हम किस प्रकार से पहचानें कि हम ऐसी किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं? जी देखिए, इसके जो कोलोरेक्टल कैंसर के जो लक्षण होते हैं, जी, कोई बहुत डिफरेंट सिम्टम्स नहीं होते हैं। हम आम जिंदगी में भी इन सिम्टम्स से ग्रसित होते हैं, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन बाउल हैबिट, यानी हमारा जो मल त्यागने की जो एक्टिविटी होती है उसमें चेंजेस होना, जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाना, कभी डायरिया हो जाना। तो इस तरह की ऑल्टरनेटिंग हैबिट्स हों तो ये एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है। लेकिन हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि शायद खाना हम अच्छा नहीं खा रहे, इस वजह से ऐसा हो गया। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हमारे स्टूल में ब्लड आना। अगर स्टूल में ब्लड आता है तो सबसे पहले आदमी सोचता है, अरे कहीं पाइल्स तो नहीं हो गया, कहीं बवासीर की दिक्कत तो नहीं होगी, तो हम लोग फिर उसके इलाज में चले जाते हैं। तो स्टूल में ब्लड आना एक सिग्निफिकेंट सिम्टम है जिसपे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है वज़न में बेवजह गिरावट होना। जी। आप अच्छा खा पी रहे हैं, है ना, आप सब कुछ सारी अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके वज़न में गिरावट आ रही है, तो इसको भी हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि कोई ना कोई बड़ी बीमारी अंदर पनप रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है फटीग। जी। आजकल हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि आधे दिन में ही हमको थकावट महसूस हो रही है, शरीर में जैसे जान नहीं है। सुबह उठे, अच्छा नाश्ता किया, लेकिन ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, एक फटीग, एक अंदर से तबीयत अच्छी नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल। सर, यदि बात करें इसको जांचने की, तो स्क्रीनिंग के लिए कोई ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं? देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर को पहचानने के लिए बहुत सिंपल टूल्स आ चुके हैं अब।
और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टूल तो होता है कोलोनोस्कोपी। जी। कोलोनोस्कोपी वो जो वर्ड है उसी से हम पहचान सकते हैं, कोलोनोस्कोपी यानी कोलन की स्कोपी। स्कोप यानी एक कैमरा होता है, तो वो हमारे बैक पैसेज से अंदर डाला जाता है जी। और हमारे रेक्टम यानी मलाशय को और आंत को, बड़ी आंत को अंदर से वो बारीकी से देख सकता है, हर एक मोड़ पे, हर एक बेंड पे वो गहराई से उसको देख सकता है, और किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल ग्रोथ यदि उसके अंदर है आंतों के अंदर तो वो पहचानी जा सकती है, उसकी बायोप्सी ली जा सकती है, उसका कण एक निकाल करके उसको हम जांच के लिए भेज सकते हैं ताकि हम पहचान पाएँ कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पनप रही है। तो पहली चीज़ तो होती है कोलोनोस्कोपी। दूसरी चीज़ होती है एक स्टूल का एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जी। कई बार क्या होता है, स्टूल में ब्लड आता है तो हमें दिख जाता है, लेकिन कई बार बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ब्लड होता है जो हम आम आँखों से नहीं देख पाते, तो उसको एक टेस्ट का नाम होता है स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, यानी स्टूल में छुपा हुआ कोई भी छोटे से छोटा कण खून का यदि मौजूद है तो वो माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, और फिर हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। समझ सकते हैं जी, बिल्कुल। कोलोनोस्कोपी जो जांच है वो किसी को एडवाइस कर दो तो आमतौर से हमारे समाज में लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये तो दूरबीन डाल देंगे अंदर, कैमरा डाल देंगे, तो आदमी घबरा जाता है। लेकिन वैसे तो मैं खुद कोलोनोस्कोपी करता हूँ, मेरे कॉलीग्स कोलोनोस्कोपी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल जांच होती है और आजकल इसको तकरीबन पेन फ्री कर दिया गया है और इसको हल्का थोड़े बहुत सिडेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आजकल एक सीटी स्कैन एक नया आया है जिसको वर्चुअल कोलोनोस्कोपी भी कहते हैं। वो सीटी स्कैन द्वारा वर्चुअल कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। तो ये सारी जांचें हैं, ये स्क्रीनिंग टूल्स हैं, यदि हम इनको इस्तेमाल करें तो हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि हमने इसके कारणों में ये भी जाना कि ये इसके जैसे जेनेटिक रीज़न या पहले किसी को परिवार में है तो उस क्या जिसको नहीं भी है परिवार में अगर ऐसी कोई समस्या, आंतों के कैंसर की समस्या, तो क्या उनके लिए भी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि जैसे आपने फैमिली हिस्ट्री की बात कही, तो मैं अगर उसको आपको समरी में ये बता पाऊँ कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कोलन कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो होता है एज। यदि हम लोग जिस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं वो पूरी दुनिया में वही गाइडलाइन मानी जाती है, तो उसमें माना जाता है कि यदि एज मोर देन 50 है, 50 वर्ष से ज़्यादा किसी की आयु है तो वो खुद में एक रिस्क फैक्टर है, मतलब कैंसर और खासकर आंतों का कैंसर होने की उसकी रिस्क बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। यदि किसी के परिवार में ऑलरेडी कोई कैंसर हो चुका है, आंत का कैंसर हो गया तो फिर तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ गई है, कोई और कैंसर हो तो भी रिस्क बढ़ जाती है जी। और यदि किसी के फैमिली में कैंसर ना भी हुआ तो भी अगर एज मोर देन 50 है तो वो रिस्क फैक्टर तो हो ही जाता है। लेकिन उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग, आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल आजकल एक लाइफस्टाइल हैबिट बन गया है, एक फैशन बन गया है जी बिल्कुल। और हम लोग इसको इसके जो नुकसान है उसको हम लोग सही से समझ नहीं पाते, जबकि देखा गया है कि स्मोकिंग और अल्कोहल ये बहुत सारी बीमारियों और खासकर कैंसर की के लिए जो है वजह बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। तीसरा चौथा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारी जो जॉब्स होती हैं वो वेस्ट के हिसाब से चलती हैं, रात में जॉब करते हैं, दिन में सोते हैं। खान पान हमारा बिल्कुल फास्ट फूड में हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं। आजकल लोग खाना बनाना पसंद नहीं करते, प्रेफर करते हैं कि बाज़ार से ले आएं कोई फास्ट फूड, झटपट खा लें। तो ये सारी जो चीज़ें हमने जो अडॉप्ट कर ली हैं खान पान को लेकर के, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए और ये कहीं ना कहीं कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। जी बिल्कुल। तो सर, जैसे भी आपने बताया 50 की उम्र के बाद के लोगों को ज़्यादातर ये प्रभावित करता है, तो क्या जो हमारी यंग जनरेशन है ये उनको भी प्रभावित करता है? देखिए, हम लोग एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जी, जो यूके की एक गाइडलाइन है, यूनाइटेड किंगडम की। उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, नाइस जी। तो नाइस गाइडलाइंस अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया और अब इंडिया में भी नाइस गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करते हैं। तो नाइस गाइडलाइंस ने जो इनिशियली जो एस्टैब्लिश किया था वो बताया था कि 50 साल के ऊपर जो लोग हैं वो रिस्क
फैक्टर बन जाता है एज उनके लिए। लेकिन अभी हाल ही में रीसेंट ट्रेंड्स देखे गए हैं पिछले 10-15 वर्षों में कि 40 से 45 वर्ष के लोगों में भी कोलोरेक्टल कैंसर पाया जा रहा है, और कई स्थितियों में तो ऐसा भी होता है काफ़ी एडवांस्ड होता है। तो गाइडलाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसमें ये बताया कि यदि 45 वर्ष की आयु किसी की है तो उसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के लक्षण हो तो उसको बहुत ही सीरियसली गंभीरता से लेना चाहिए, और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी कोलोरेक्टल सर्जन को संपर्क करके दिखाना चाहिए कुछ भी अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं। बिल्कुल, सर जैसे अभी आपने स्क्रीनिंग के लिए पहले बताया था, तो क्या जैसे हमारे और रूटीन के चेकअप्स होते हैं, क्या इसके लिए भी कोई ऐसे टेस्ट वगैरह होते होंगे कि जैसे कि हम रूटीन चेकअप्स में उनको भी ऐड कर लें? जी और इसके पहले ही लक्षण के बारे में पता कर सकें? अनफॉर्चुनेटली हमारे जो आजकल रूटीन टेस्ट जो हम लोग करवाते हैं, जैसे आपने सुना होगा हेल्थ पैकेजेस होते हैं, है ना, आजकल जितने भी लैब्स वाले हैं वो एडवर्टाइज करते हैं कि फला पैकेज है, आज ऐसा पैकेज है। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरा स्टडी किया, उसमें वो केवल एक स्टूल की जो जांच होती है, सिंपल स्टूल का जो टेस्ट होता है वो नहीं है। अगर हम लोग उसको ऐड कर दें, स्टूल की जांच ऐड कर दें, और यदि उसमें माइक्रोस्कोपिक जो है ब्लड मौजूद है, तो वो हमें किसी बड़ी बीमारी से बचा सकता है का लक्षण होगा वो, और हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मैंने अपने कॉलीग से बात की है कि इस टेस्ट को, ये जो हम लोग मास्टर हेल्थ चेक जो होते हैं, जो हेल्थ पैकेजेस होते हैं, इसमें इनकॉर्पोरेट करें, इस टेस्ट को ऐड करें, ताकि हम इस बीमारी को भी पकड़ सकें। जी बिल्कुल। सर बात यदि इसकी स्टेजेस की करें, आंतों के कैंसर की, तो वो कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी? देखिए, आंत का जो कैंसर होता है वो 4 स्टेजेस का होता है। जी। जो स्टेज 1 होती है वो तब कहलाती है जब कैंसर जो है आंत के इनर लाइनिंग तक ही सीमित रहता है, तो वो स्टेज 1 कैंसर होता है। कैंसर यदि आंत के सारे लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो वो स्टेज 2 कैंसर होता है। जी। स्टेज 3 कैंसर तब होता है जब आंत के सारे लेयर्स को इन्वॉल्व किया या नहीं किया, लेकिन साथ में आंत के आसपास गांठें अगर बन गई हैं, जी बिल्कुल, तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और यदि स्टेज 4 कैंसर हो गया तो वो तब होता है जब कैंसर आंत में है, आसपास की गांठों में भी है, लेकिन वो डिस्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर में, लंग में और कई बार ब्लड में भी फैल जाता है, तो वो स्टेज 4 कैंसर हो जाता है। सर कौन सी स्टेज से ये कैंसर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है? देखिए, जो स्टेज 1 और 2 के जो कैंसर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, स्टेज 3, स्टेज 4, तो उसकी गंभीरता बढ़ती जाती है, उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। खासकर जैसे जो स्टेज 4 कैंसर्स होते हैं वो मतलब आंत को इतना जकड़ लेते हैं कि आंत ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन इसे कहते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पेट फूल जाता है मरीज़ का, मरीज़ उल्टी करने लग जाता है और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। और कई बार जब ब्लॉकेज, जो आंत का ब्लॉकेज होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार आंत फट भी जाती है, और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन होती है जिसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके आउटकम्स बहुत ख़राब होते हैं। जी, वो तो है बिल्कुल। सर जैसे कि अगर शुरुआती ही समय में, जैसे स्टेज 1 और 2 में अगर इसके हमको लक्षणों का पता चल गया या हमको ये पता चल गया कि हमें आंतों का कैंसर हो चुका है, तो यदि इसी पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो क्या ये पूरी तरीके से सही हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यदि अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन हो जाए तो हम लोग उसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी स्टेजेस की बात की, तो यदि स्टेज 1 का कैंसर अगर किसी को है तो वो सिर्फ आंतों की इनर लाइनिंग तक ही सीमित रह जाता है। तो जिस समय कोलोनोस्कोपी हो रही है उस समय अगर जो भी कोलोनोस्कोपी डॉक्टर कर रहा है, अगर उसको लगता है कि वो जो पॉलिप है या जो गांठ है वो कैंसर हो सकती है, तो वो कोलोनोस्कोपी करते वक्त समय भी उसको निकाल सकते हैं। और कई बार इतना ही इलाज करना काफ़ी होता है, पूरा कैंसर कई बार निकल जाता है। स्टेज 2 कैंसर्स में हम लोग सर्जरी करते हैं और सर्जरी में क्या होता है कि आंत के उतने हिस्से को हम लोग काट करके निकाल देते हैं और
ऐसा करने से हम लोग कैंसर का एक एक कण जो है हम लोग बॉडी में से निकाल देते हैं, तो वो कोई भी रेमिनेंट, कोई भी रेजिडुअल डिजीज़ नहीं रह जाती, जिससे उसका इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। स्टेज 3 कैंसर्स भी ऑपरेशन के साथ साथ कई बार कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है जी। तो कई बार क्या होता है कि आंत का आपने टुकड़ा निकाल दिया जी। और हमने उसको जांच के लिए भेजा तो पता चला वो कैंसर फैल चुका था जी। गांठों तक पहुंच गया था। तो ऐसी सूरत में अगर हम कीमोथेरेपी दें तो कीमोथेरेपी क्या करती है कि आंत के अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितने भी कैंसर के सेल्स होते हैं उनको वो मार देती है। जी। तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो कैंसर का जो हम लोग का जैसे कहते हैं मापने का उसका जो एक स्केल होता है वो हमारा एक उसको कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट। जी। तो स्टेज 1 कैंसर अगर हम लोग ने सही टाइम पे ट्रीट कर लिया जी। तो किसी भी मरीज़ को अगर स्टेज 1 कैंसर है तो उसकी सर्वाइवल रेट मोर देन 90% है। जी। 5 साल तक उसका सर्वाइव, 5 साल या उससे ज़्यादा सर्वाइव करने की चांसेस उसकी मोर देन 90% है। यदि स्टेज 2 का कैंसर है तो मोर देन 70% हो जाता है, घट जाता है पहले से, लेकिन मोर देन 70% चांसेस होती है कि वो रहता है। जी। स्टेज 3 और 4 में उसकी चांसेस बहुत घट जाती हैं और स्टेज 4 में तो लेस देन 10% चांस होती है कि वो मरीज़ सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। जी। इसीलिए मैं जैसे मैंने विदेश में देखा उनके स्क्रीनिंग टूल्स बहुत अच्छे होते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि अपने देश में मैं इन स्क्रीनिंग टूल्स को मैं इम्प्लीमेंट करूँ, इनको यहाँ पर लाऊं ताकि लोगों में जागरूकता हो, लोगों में अवेयरनेस हो, हम लोग इस बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ और इसका इलाज और इसका पूरी तरह से इसको जड़ से ख़त्म कर पाएँ। जी सर, जैसे कि मुझे तो लगता है ऐसे कि ज़्यादातर लोग जो आपने लक्षण शुरुआत में बताया उसको नॉर्मल से लक्षण समझ के अवॉइड ही कर देते हैं। ये शायद नॉर्मल सी चीज़ें हैं। पर हमें इन्हें अवॉइड नहीं करना है, सही समय पर अपने लक्षणों को पहचानना है, इनको बहुत ही सीरियसली लेना है। बॉडी हमारी ऐसे सिग्नल्स देती है, हमें इशारे देती है जिनको हमें सही समय पे अगर पहचान लें तो ऐसी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, अब आगे इसके उपचार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आंतों के कैंसर का उपचार क्या है? इसमें क्या है कि जो हमारी जो डाइट होती है, हमारी जो डाइट होती है, अगर हमने डाइट पे अपने फोकस किया, जैसे एक चीज़ होती है हाई फाइबर डाइट, अगर हमने हमारी वेजिटेबल्स, हमारी साग सब्ज़ी, हमारे सैलड्स, इनका सेवन हमने ज़्यादा किया तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हम अपनी लाइफस्टाइल को अगर सुधारें, हम हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं, है ना। जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे सवेरे जल्दी उठो, देर से ना सो, है ना, एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो। अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। रेड मीट भी कहा जाता है कि कैंसर का एक कारण बन जाता है कई बार, तो रेड मीट को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना चाहिए। हाइड्रेशन, पानी जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं, हाइड्रेशन से मेरा मतलब केवल पानी है, इसमें कहीं से भी फिजी ड्रिंक्स जो हम लोग आजकल पीते हैं, कोक हो गया और ये सारी ड्रिंक्स जो पीते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। पानी जो नॉर्मल हमें घरों में मिलता है, ये पानी पिए तो वो हमारा हाइड्रेशन भी मेंटेन करता है, प्लस हमारा पाचन जो शक्ति होती है, जो हमारा डाइजेशन होता है, उसको भी वो इम्प्रूव करता है और इससे हम किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जी। ख़ासकर मैं फोकस करूँगा लाइफस्टाइल पर। लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस्ड फूड। आजकल क्या हो गया है कि समय लोगों के पास है नहीं, खाना पकाना लोगों को पसंद नहीं है या आता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि मॉल में गए और फ्रोज़न फूड ख़रीद लिया और उसको तल लिया, या जो भी एयर फ्रायर आजकल आ गया है, कहीं भी मॉल में जाइए तो वो एयर फ्रायर अच्छे मिले। एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, लेकिन उसके अंदर हम लोग अगर प्रोसेस्ड फूड खाएं, जो कि फ्रोज़न फूड जो होते हैं, जो एक साल से फ्रीज़ किए हुए पड़े हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, तो वो हम उसको जब उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए किसी ना किसी लेवल पर वो नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल हानिकारक होता है वो। जी, तो दर्शकों, हम आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।
तो सर आगे चलते चलते मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो ऐसे आंतों की कैंसर जैसी गंभीर समस्या से बचे रह सकें? देखिए, अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अच्छी ईटिंग हैबिट्स अपनी रखें, अच्छी डाइट लें, डाइट जो कि रिच इन फाइबर हो, वेजिटेबल्स अच्छी खाएं, सैलेड खाएं, हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग और अल्कोहल को हम लोग कट डाउन करें, रेड मीट को अवॉइड करें, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें, और किसी भी तरह की जो बॉडी में स्ट्रेस होती है उसको हम लोग डी स्ट्रेस करें, एक्सरसाइज करके, जॉगिंग करके, वॉकिंग करके। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम अपनाएंगे तो हमारी खुद की जो बॉडी है वो एक अपने आप में हम अंदर अच्छा महसूस करेंगे और हम इन बड़ी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको डिले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनसे बचे रह सकते हैं। जी। तो दर्शकों, आज हमने जाना आंतों के कैंसर के बारे में, और हमें पूरी आशा है जो आज हमारे डॉक्टर ने आपको परामर्श दी हैं आप उसे ज़रूर अपनाएंगे। और जो आज आपको डॉक्टर ने हमारे लक्षण इसके बताए हैं, यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर सबसे पहले दिखाएं, उनसे परामर्श लें। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और दर्शकों, हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपके मन में हमारे लिए कोई राय हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।